नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई तस्वीर सिर्फ पत्थर की मूर्ति टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि उस कट्टरपंथी सोच का प्रमाण है जो लोकतंत्र को अपनी जागीर समझते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से आई है, जहां मां काली की मूर्ति को छत विछत किया गया है। और ये पश्चिम बंगाल की ही तस्वीर है, ये भारत की ही तस्वीर है। बांग्लादेश की तस्वीरों को मत याद कर लीजिएगा कि आपको बांग्लादेश में मूर्तियों के खंडित होने की तस्वीरें जहन में उमड़ने पड़े। उसके पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है। और ये सब कुछ हुआ क्यों है वो जरा जानिए। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव आते ही सौहार्द बिगाड़ने की तैयारियां शुरू हो गई। और ये साफ इशारा भी है कि कुछ लोगों के मजहबी जुनून देश के कानून से बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। अब आपको जरा ये बताऊं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आस्था पर किस तरीके से चोट पहुंचाई गई है। क्या कुछ हुआ है। मुर्शिदाबाद में असामाजिक तत्वों का उत्पाद देखने को मिला है। चुनाखाली में असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया है, मूर्ति को तोड़ दिया है। इसके बाद हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखा गया है। लोग सड़कों पर उतर करके जमा हुए, सड़क जाम की, प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन ये तो दीदी का राज है, ये बंगाल है। यहाँ पर किसी कट्टरपंथी पर कोई एक्शन ले लिया जाए तो वाह भाई वाह वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ममता दीदी खड़े होकर के ये बोलती कि जब तक हम हैं तब तक बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहती है वो कि जब तक वो हैं तब तक बंगाल में सिर्फ मुस्लिम सुरक्षित है। हिंदुओं के साथ ये बांग्लादेश वाला व्यवहार अपने ही देश में हो रहा है। कट्टरपंथी इस बीमारी के लिए एक मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है, मुंह में राम बगल में छुरी। और ये यही कर रहे हैं। यहाँ के संदर्भ में कहें कि ऊपर से भाईचारा भीतर से नफरत का आ रहा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो लोग दिन रात धर्म निरपेक्षता का चोंगा ओढ़े रहते हैं, वो मूर्तियों के खंडन पर, उनकी चुप्पी पर, अपराध में मौन सहमति बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। अब इन्हें कोई भाईचारा याद नहीं रहा। इस खबर के मायने क्या है जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन है तो ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आती रहेंगी। अब इसके मायने यह है कि मूर्ति तोड़ना आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है। आपसी भाईचारा कौन सा? जहां मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण किया जा रहा है उस व्यक्ति के नाम पर जिसने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है, वहां पर भाईचारे की उम्मीद भी कैसे की जाए। भाईचारे बिगाड़ने की शुरुआत तो बहुत पहले से कर दी गई थी। बंगाल में चुनाव से पहले माहौल खराब करने की जो साजिश है वो रची गई है। हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें हुई हैं और यही वजह रही कि वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, जाम लगाया, प्रदर्शन किया। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का यह षड्यंत्र रचा गया है। कट्टरपंथ की इस बीमारी के लिए एक मुहावरा बिल्कुल सटीक है, जो मैंने अभी कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी, और ये यही कर रहे हैं। जैसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां की जरा डेमोग्राफी जान लीजिए कि आखिरकार वहां पर एक्शन क्यों नहीं होता है। क्यों आखिरकार वहां पर सिर्फ एक वर्ग को ऊपर रखा जाता है और दूसरे वर्ग को सुना तक नहीं जाता। उसकी वजह है वहां की डेमोग्राफी। यहाँ की डेमोग्राफी कहती है कि मुस्लिम यहाँ पर 66.27% है, वहीं पर जो हिंदू है वो 33.21% है। यह आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो जगह मुस्लिम बहुल है, वहां पर आखिरकार मुसलमानों पर किसी भी तरीके से एक्शन लेने से दीदी क्यों डरती है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। और अगर नहीं डरती है तो फिर सामने आए, एक्शन ले। लेकिन ये नहीं हो रहा है। जो लोग दिन रात धर्म निरपेक्षता का चोंगा ओढ़े रहते हैं, शांति की बात करते रहते हैं, वो एकदम मुंह सिल करके खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही किसी और धर्म के साथ हुआ होता, अगर यही कहीं और हथौड़ा चला होता, तो अब तक देश में मानव अधिकारों की दुहाई शुरू हो जाती। ये कहा जाता कि मॉब लिंचिंग की जा रही है। भले ही वो पत्थर कहीं और चले होते, भले ही वो हथौड़े कहीं और चले होते, लेकिन मॉब लिंचिंग तक इसे पहुंचा दिया जाता। इस तरीके की ये घटना ये दिखाती है कि विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों की भावनाओं को पैरों तले रौंदा जा रहा है। अब जिस बंगाल में सीएम ममता मां दुर्गा का विसर्जन रुकवा दे, जय श्री राम बोले पर भड़क जाए, वही देखिए कि मुस्लिमों के प्रति ममता दीदी के दिल में कितनी मोहब्बत है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না
ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। 1 सेकंड में 12 बजा देंगी। ये हैं देश की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। ममता दीदी के मुस्लिम प्रेम को लेकर के बस इतना कहेंगे कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि कब वो कुर्सी खिसक जाए और उन्हें पता भी ना चले। नफरत फैलाने वाले याद रखें कि समाज को बांटने की राजनीति कभी लंबी नहीं चलती है। सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए अवस्था की बलि दी जाएगी? जब तक इस कट्टरपंथी सोच की जड़ पर प्रहार नहीं होगा, तब तक भाईचारे की बातें सिर्फ और सिर्फ किताबी रहेंगी। ममता दीदी किसी एक विशेष वर्ग के साथ खड़े होना चाहती हैं, बिल्कुल खड़ी हो, क्योंकि वो सबकी मुख्यमंत्री है। लेकिन उससे सवाल यह है कि बाकियों को दरकिनार आखिरकार वो क्यों करती है? दुर्गा विसर्जन रोक देती है, जय श्री राम बोलने पर पाबंदी लगा देती है, और उसके बाद जैसे ही चुनाव आते हैं तो भक्त बन जाती है। बाबा महाकाल का मंदिर भी बनवाएंगी, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर भी बनवाएंगी, क्योंकि वोट तो सबके मिलेंगे तभी जीत पाएंगी। लेकिन ये जो हुआ है मुर्शिदाबाद में, उस पर आखिरकार एक्शन क्या? अब इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिए। बंगाल में उपद्रव, हिंदुओं की आस्था की नहीं कद्र। এক সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। मंदिर में घुसकर मूर्ति को तोड़ा, हिंदू समाज भड़का। मुर्शिदाबाद को बंगाल चुनाव में जो राजनीतिक अखाड़ा, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, अगर उसको ममता बनर्जी जी अगर खत्म नहीं करेंगी तो उनको इसका नुकसान होगा। जिहादियों की पहचान, बंगाल बना मिनी पाकिस्तान। वो ममता बनर्जी जी की अब सत्ता जाने वाली है। जिस तरह मुसलमानों को खुश करने के लिए कट्टरपंथी जिहादी और आतंकियों को पाल के रखती हैं, अब वो होने वाला नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, भाईजान पर लगा दाग। सनातन पर हमला, गुनहगारों से कौन लेगा बदला? बंगाल में चुनाव, कट्टरपंथियों का जिहादी दाव। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। और बिल्कुल सही बात है जो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर ममता दीदी ने उसे समेटने का प्रयास तक नहीं किया तो उन्हें इस चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, इसे कोई नहीं भूलेगा कि मुर्शिदाबाद में आखिरकार क्या हुआ। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। जिस देश में एक हिस्से में मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए, जिस देश के एक हिस्से में जय श्री राम बोलने पर रोक लगा दी जाए, जिस देश के एक हिस्से में विसर्जन पर रोक लगा दी जाए, उस देश में ये सवाल खड़े होंगे ही होंगे। अब आज का बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले जिहादी गैंग बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश रच रही है? अब इसी मुद्दे पर करूंगी चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता रत्नाकर सिंह, साथ ही टीएमसी नेता विश्वजीत घोष और हिंदू धर्मगुरु पंडित अजय गौतम, मौलाना नसीम उल हक मुस्लिम स्कॉलर हैं, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विश्वजीत घोष जी, आप ही से मेरा सवाल है, क्या हुआ इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, बंगाल में भाईचारा का माहौल है। पिछले दिनों था, अभी भी है, सामने भी रहेगा। आवाज बढ़ा। बंगाल में हर जाति का आदमी रहता है। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी, गुजराती, बिहारी सब रहता है बंगाल में। जब से 2014 साल से जब से बीजेपी केंद्र में आया है और बंगाल जीतने का कोशिश कर रहा है, तब से बंगाल का जो भाईचारा का माहौल खराब करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी का जो प्रशासन है, वो इतना सख्त है
ये तुरंत कहीं भी कुछ होता है तुरंत कार्रवाई करता है एवं जो दोषी होता है उसको सबक सजा देने का बात करता है। अच्छा, यही है पश्चिम बंगाल का प्रहर सिंह व्यापार। अब बीजेपी इनको लेके एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के लिए वोट के अंदर एक तो इस वाले जमा मामले करने में का काम, कार्रवाई हो गई क्या है विश्वजीत जी? माहौल बिजली करने का काम करने का कोशिश कर रहा है। इस वाले मामले में कार्रवाई हो गई है? भारतवर्ष कितने में लोगों की गिरफ्तारी हुई है विश्वजीत जी? जी 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 नहीं समझे। इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए पुलिस धरपकड़ कर रहा, अगर ऐसे कुछ हुआ है वहां पर हुआ है मतलब पुलिस तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें देखिए जरा आप टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए पुलिस इंक्वायरी कर रहा है। अभी अच्छा। तो पुलिस निर्वाचन कमीशन के अंदर में आ गया। अभी बंगाल का हर डिपार्टमेंट निर्वाचन कमीशन के अंदर आ गया, फिर भी पुलिस इंक्वायरी कर रहा है। जो दोषी है उनको सजा दिया जाएगा। बंगाल का पुलिस काम कर रहा है, करता था पहले, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। अभी निर्वाचन कमीशन के अंदर में आ गया। अब निर्वाचन कमीशन के अंदर आ गया मतलब बीजेपी का अंदर आ गया। बीजेपी अभी जो बोलेगा निर्वाचन कमीशन का, निर्वाचन कमीशन वही करेगा। बंगाल में माहौल खराब करने का काम बीजेपी पूरा तरह से कर रहा है। जैसे भी हो बंगाल उनको जीतना है, लेकिन बंगाल जीत नहीं पाएगा। बंगाल का आदमी इस बार टीएमसी को वोट देगा। हो गया, ठीक है। अब जरा मैं रत्नाकर जी से यही सवाल पूछ लेती हूँ कि इस पूरे मामले में अभी तक आपने बंगाल में सरकार नहीं बनाई, लेकिन आपकी वजह से बंगाल में मूर्तियां टूटनी शुरू हो गई हैं। कैसे कैसे काम कर लेते हैं आप लोग ऐसा? यही आरोप है आप पर। देखिए मीनाक्षी जी, किसी भी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी तरह से राज्य की सरकार की होती है। अगर कहीं पे भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे राज्य सरकार को जाती है, क्योंकि उनकी पुलिस, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी अन्य एजेंसियां जो है विफल साबित होती हैं। इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाना, जो हम वहाँ विपक्ष की भूमिका में है कि हमारी वजह से ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, हमारे जो विश्वजीत भाई हैं नेता टीएमसी, ये हम कह रहे हैं कि हमारी वजह से भाईचारे जो है खत्म किया जाए। लेकिन अभी आपने अपने ही चैनल पे यहाँ पे चलाया और वीडियो फुटेज भी दिखाया कि ममता बनर्जी किस तरह से एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से बात करता है, जहाँ पे कि हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी वैमनस्य की भावना जो है बढ़ जाती है, कटुता की भावना बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली चीज है कि कहीं ममता बनर्जी जो है वोट की राजनीति के लिए इस तरह का वक्तव्य तो नहीं दे रही हैं। अभी देखा आपने कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि एक समुदाय एकजुट हो जाए, एक समुदाय मतलब हिंदू समाज, अगर एक समुदाय हिंदू समाज अगर एकजुट हो जाए तो 1 सेकेंड में उसका 12 बजा देंगे। मतलब इस तरह से आप हिंदुओं को धमकाने का, मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई महिला अगर इस तरह की बात करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति सही नहीं है। और ये माहौल खराब करने का काम जो है वो टीएमसी कर रही है, टीएमसी के मुख्यमंत्री कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप भी जानती हैं कि आखिर में हिंदुओं को दोयम दर्जा क्यों देने का काम किया जाता है? वो दोयम दर्जा की नागरिकता हिंदुओं को देने का काम किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अब ये सोचिए, जब दुर्गा पूजा विसर्जन और मुहर्रम एक साथ उस राज्य में पड़ता है, तो यही ममता बनर्जी कहती है कि दुर्गा पूजा विसर्जन उस दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा। यह क्या दर्शाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में, मुसलमानों का वोट लेने की राजनीति आप इतनी अंधी हो चुकी है कि हिंदुओं को अपने त्योहारों को मनाने से उस दिन मना कर देती है, जिसपे इनको कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और ये आज परिस्थिति ऐसी हो गई है मीनाक्षी जी कि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू कोई त्योहार मनाता है, अगर रामनवमी का, अगर ये पहली बार नहीं है, सबने देखा था कि रामनवमी के वक्त पर क्या हुआ था। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 2024 की घटनाएं, 2025 की घटनाएं, तो बिल्कुल सिमिलर घटनाएं दिखती हैं। एक घटना ये बताती है कि मां सरस्वती की 30 मूर्तियां तोड़ दी गई। ये घटना 2024 की है। 6 मई 2025 की एक घटना ये बताती है कि मंदिरों के सामने पेशाब किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इस तरीके की जब कृत्य होते हैं पंडित अजय गौतम जी,
तो उसके बाद लाजमी है सवाल उठना कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में किसका बचाव किया जा रहा है। मैं माटी और बंगाल की बात करने वाली ममता बनर्जी उर्फ मुमताज बानो आदरणीय है। आज मैं माफिया और मुसलमान तक सीमित हो गई और उनको एक धर्म को विशेष को बढ़ावा देने के लिए वह हर तुष्टीकरण का सहारा लेने के लिए तैयार है, जिससे एक वर्ग विशेष खुश हो जाए और एक वर्ग विशेष को वो दबा के रखना चाहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम मेरे ख्याल से बोलने पर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी को ये कहे कि मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, और जिसको जय श्री राम से चिढ़ हो, ओम दुम दुर्गाय से चिढ़ हो, माँ भगवती से चिढ़ हो, और इस तरीके के जब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करके हिंदुओं का कत्लेआम जिस स्टेट में होता हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करके जहाँ हिंदुओं के मंदिरों के मूर्तियां तोड़ी जाती हो और उस पर कोई कार्रवाई ना होती हो, संदेश खाली के अंदर अगर भाजपा चुनाव हार जाए तो वहां पर महिला कार्यकर्ताओं को निकाल के उनका बलात्कार होता हो, जहां पर ये कह लीजिए कि मुहर्रम के जुलूस और दुर्गा विसर्जन के लिए पहले दुर्गा विसर्जन पर बैन लगा देने के लिए आपको हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती हो, हनुमान जयंती के अंदर आपको शोभा यात्रा निकालने के लिए हाई कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए हो, तो मुझे लगता है कि वो बनाना रिपब्लिक है। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी उसको अपने वेस्ट बंगाल के अंदर दोहराना चाहती है। मैं नहीं जानता कि वो एक धर्म ये तस्वीरें तो बिल्कुल यही दिखाती हैं मौलाना नसीम उलग जी, ये तस्वीरें बिल्कुल ये दिखाती हैं और ये याद दिलाती हैं कि आप बंगाल में नहीं, आप पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल से हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं कि वहां पर मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया, और अब वही तस्वीरें हम जब पश्चिम बंगाल से देखते तो हमारे जहन में ताजा तो वही होता है कि ऐसा सब तो बांग्लादेश में हो रहा था। राहत इंदौरवी साहब का एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, मुल्क में फिर कहीं चुनाव है क्या। असल में बीजेपी अपनी तरक्की के रास्ते पे बंगाल नहीं जीत पाएगी। तो अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो अब बीजेपी बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान कर रही है ताकि हिंदू मुसलमान करके बंगाल को जीता जा सके। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है, हमने जो है यहूदियों को अब जो है अपना फादर लैंड बना दिया, वो सारी चीजें में हम विफल हो गए हैं। अब बंगाल के हिंदू मुसलमान की जो एकता है और एकता के साथ जो ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं और ममता बनर्जी सत्ते में आ रही है, और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुरअमन हिंदुओं के एरिया में तो बम फोड़ दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि वोट डालने आओगे तो मार देंगे। हिंदू को वोट डालने किया जाता है, हिंदू को वोट डालने कहाँ दिया जाता है? वहां तो बम फोड़ दिए जाते हैं, वहां तो बम फोड़ के धमकियां दी जाती हैं। किसी का रामलाल का वोट जो होता है उसको शेख मोहम्मद बैठ के वहां पर उसमें ठप्पा लगा के वो खुद ही डाल देता है उस पर। मामला दे रहे हैं, जांच करवाएं। अब तो चुनाव का घोषणा हो गया है साधु जी, चुनाव का घोषणा हो गया है, गृह मंत्री के पास पावर है। आप ये करें कि आपको मिल जाएगा कि फिरका परस्त ताकतें बंगाल को पिछले 5 इलेक्शनों में कितने लोग मारे गए हिंसा में? छोटा सा जवाब, मैं छोटा सा सवाल, अभी पता चल जाएगा क्या होता है बंगाल में, चुनाव कैसे होते हैं। पिछले 5 चुनाव जो हुए हैं उसमें कितने लोग मारे गए हैं चुनाव के दौरान? कितना तो बता दीजिए, कितने लोग मारे गए? हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, मगर हमें उम्मीद है और आपके चैनल से मीनाक्षी जी आपके हवाले से मैं बंगाल के हिंदू और मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि आपसी भाईचारे को न बिगाड़ें, एक साथ मजबूती के साथ रहें और ममता बनर्जी को फिर लेकर आए। इन फिरका भाई हिंदुओं को तो वोट ही नहीं डालने देते, हिंदुओं को तो वोट तो डालने दो, हिंदुओं को वोट वहां तक तो जाने दो कम से कम। वहां तो पहले, अगर बंगाल में इतना बढ़िया चुनाव होता है ना तो बता दीजिए सबसे ज्यादा दंगा क्यों होता है, वोट पॉलिटिकल हिंसा क्यों होती है, चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में नंबर क्यों है, 1 क्यों है? दिशा दिखाने के लिए और आसाम को में जो है बहुसंख्यक लोगों को जो है खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो है अनाप शनाप बकता है। और इसी तरीके से यूपी की तरह मौलाना जी, नसीम जी,
एक जगह है जहां पर कितने प्रतिशत मुस्लिम है? 66% से ज्यादा, लगभग 67%। एक जगह है जहां पर कितने हिंदू हैं? 33%। वहां पर भी मुस्लिमों के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है। यानी शेखर कुमार जी, मंदिर तोड़े जाएंगे हिंदुओं के, मंदिर तोड़ना, वो भी इस देश में, वो भी अब क्या चाह रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद तो हम बना ही लेंगे, उसके बाद हम मंदिरों का भी इतिहास वहां से मिटा देंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी, रामनवमी का त्योहार आया तो 400 हिंदू परिवारों को हम वहां से विस्थापन के लिए भी मंजूर कर देंगे। तो मुर्शिदाबाद समेत हर जगह की डेमोग्राफी यही करनी है क्या वहां पे? उसके बाद भी मुस्लिमों के साथ ही सब कुछ हो रहा है। कैसी बातें हैं ये? मीनाक्षी जी, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, जी, कोई शेखर भी जी, इंसान बिना मेजोरिटी शेखर जी, कम्युनिटी के। आप एजुकेटेड है शेखर जी, आप एजुकेटेड पर्सन सुन है। तो लीजिए मैंने पंडित छोटा जी। सा सवाल मौलाना जी से किया था कि पश्चिम बंगाल में मैं चुनावी अपनी हिंसा बात में का कितने जवाब- लोग मारे गए। मैं मैं आपकी चाहता हूँ बात थोड़ा का सा आप जवाब मीनाक्षी करके जी की बात एजुकेटेड का कर दे। मीनाक्षी जी, आप तय कर लीजिए मैं किसकी बात का पहले जवाब दूं। नहीं, आप दीजिए, मेरी बात का ही जवाब दीजिए, उसके बाद उनके अब सवाल को सुनिएगा, दीजिएगा। आप सुनिएगा, हाँ। आपकी भी बातों का मैं जवाब दूंगा, फिर आप समय दीजिएगा, आपका भी सवाल आ गया। किसी भी स्टेट में 3 बार लगातार चुनाव जीतना बिना मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के, वो नहीं जीता जा सकता। आप ही के चैनल की डिबेट्स में बार बार कहा जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी वोट ममता बनर्जी को मिल रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स भी ममता बनर्जी को मिल रही है। और उसके आगे अभी ये कह रहे थे हिंदू वोट देने नहीं जा पा रहे। एक बार गूगल करके पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज देखेगा कि वोटर टर्नआउट कितना होता है। दूसरी कितने बात, लोग मारे गए, ये वही जो तो वोट मुर्शिदाबाद कैप्चरिंग में क्या घटना होती हुई है, बूथ कैप्चरिंग यही तो होती है। अब या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। अच्छा, अपने मैंने तो समय पर बोला बोलिए। बूथ कैप्चरिंग होती है ना, तो परसेंटेज बढ़ जाता है उससे, तो और कोई बात आप सुन लीजिए बात। ओके कि सर, ओके ये जो आपने बात कही बूथ कैप्चरिंग, ये भी सुन लीजिए। आज चुनाव के समय में जब इतना संवेदनशील मौका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और तुरंत सबसे पहला काम वहां के डीजीपी को बदल दिया जाता है, सारे अधिकारी चुनाव आयोग के आ जाते हैं, उसके बाद मूर्तियां टूट रही है। और ज्ञानेश कुमार का आपने कोई ट्वीट देखा है? नहीं है। क्यों? इस मामले को कोई तवज्जो ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा। और ये कह रहे पंडित जी, मैं सहमत हूं, बूथ कैप्चरिंग होती है चुनाव आयोग के सामने और चुनाव आयोग खामोश रहता है, तभी तो बूथ कैप्चरिंग होती है। और आज कौन आयुक्त को अपॉइंट करता है? केंद्र सरकार, क्योंकि 3 लोगों की बॉडी में 2 लोग केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। आज केंद्र सरकार को, चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए कि आज हिंदुओं के मंदिर में इस संवेदनशील मौके में मूर्तियां टूट रही है, क्यों तोड़वा रहे हो आप? क्या करवाना चाहते हो चुनाव में? किसने तोड़ी? इस बात किसने तोड़ी? और आप इस मुद्दे को इतना हल्का समझे, कोई वहां से प्रतिक्रिया नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जिन्होंने उस चुनाव आयोग को आप चुनाव आयोग पर शेखर जी सवाल उठा रहे हो। मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में हमेशा पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग क्यों मारे जाते हैं? मैंने छोटा सा सवाल किया, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। मैं तो ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल ही में चुनावी हिंसा में अधिकार हमेशा सबसे ज्यादा हिंसा क्यों होती है? बूथ कैप्चरिंग क्यों होती है? बम क्यों फोड़े जाते हैं? चुनावी हिंसा क्यों होती है? और रही बात की परसेंटेज ऑफ वोट जो होती है, जब बूथ कैप्चरिंग होगी तो हमारा लगाओ ना ठप्पा, किसी में भी लगा दो, कौन तो रोक रहा है आपने भैया? कह दिया ना, पंडित जी ने आज सर्टिफाइड कर दिया कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की नाकामी है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। और आज तक अगर चुनाव आयोग ने सुरक्षित नहीं बारे है, में एक बार भी स्वीकार करा, जहाँ राष्ट्रपति सुरक्षित ना हो, जहाँ गवर्नर का अपमान होता हो, जहाँ सीबीआई को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती हो, वहां तो कुछ भी हो सकता है चुनाव आयोग की, शेखर जी, वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अरे मैं वहां तो तो आपकी वहां बात तो का समर्थन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। वहां तो राष्ट्रपति का भी अपमान हो पंडित जाता जी, मैं है, आपकी वहां बात तो का समर्थन गवर्नर कर का रहा हूं। अपमान होता है, तो वहां गवर्नर को सुरक्षित। अरे चुनाव आयोग जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, पुलिस चुनाव आयोग के अंडर है और सारे अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव आयोग के अंडर है। उसके शेखर बाद कुमार अगर ये जी, घटनाएं आ रही है, शेखर कुमार जी, वहां की पुलिस क्या पश्चिम बंगाल में जब राष्ट्रपति को हम देखते हैं कि चीजें मुहैया नहीं करवा पाती है, वहां पर गवर्नर को लेकर के सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाती है, आपको लगता है कि ऐसे मामले में सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए? और आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो जरा मुझे ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, क्या यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है?
सिर्फ एक ही जगह है जहां पर परिवर्तन किया जा रहा है? जगह होता है, हाँ हर जगह परिवर्तन होता है होता ना, है। तो फिर इस बात पर इतना हल्ला क्यों? की जरूरत नहीं थी हाँ। तो क्यों परिवर्तन करा? क्यों नहीं थी परिवर्तन जरूरत? के आप मुझे ये बाद- बताइए, जरूरत क्यों नहीं थी? देखिए, मैंने आपसे पहले बोला था, आप कब गए थे पश्चिम बंगाल, आपने कहा कि मेरा तो पश्चिम बंगाल से हिस्ट्री है। आप तो बंगाली बोल करके भी मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं हाल फिलहाल में ही बंगाल गई हुई थी। संदेश खाली की स्थिति ये थी कि मानव अधिकार आयोग की टीम को घुसने नहीं दिया जा रहा है। संदेश खाली की स्थिति ये थी कि हाईकोर्ट की तरफ से जो महिला वकील भेजी गई थी संदेश खाली में महिलाओं से बातचीत करने के लिए, उस महिला वकील को वहां की पुलिस ने घेर रखा है। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जो पुलिस हाईकोर्ट के नियमों के अगेंस्ट चली जाए, उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए? और पश्चिम बंगाल में क्या मंदिरों को तोड़ना, मूर्ति को तोड़ना, ये कोई आम घटना है? आप मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल क्या सच में बांग्लादेश का हिस्सा हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ है ना, अभी तो भारत का हिस्सा है। तो वहां पर मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये क्या बस ऐसी कोई घटना है जिस पर मौन बैठा जा सकता है? तो अब ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस तो है नहीं, पुलिस तो वो करेगी जो चुनाव आयोग करेगा। और अभी रत्नाकर सिंह जी मतलब ने ममता दीदी जो को बात, क्लीन चिट है यहाँ से। मेरा ये कहना है हाँ। कि इस बात पे अब तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, जब चुनाव आयोग के कंट्रोल में वहां का डीजीपी है, वहां के सारे अधिकारी है। अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो चुनाव आयोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुंह पे दही? क्या हिंदुओं की आस्था नहीं है? क्या माँ काली की मूर्ति टूटती हमें दर्द नहीं होता? क्यों चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है? इस बात का क्या जवाब है इनके पास? अरे आप वहां समझाओ ना, जो ममता टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आप ये बात उनको क्यों नहीं कहते? अच्छा, हिंसा मैं ना एक करें। सवाल ये पूछ लेती हूँ रत्नाकर जी से भी, और विश्वजीत जी से भी मेरा ये सवाल रहेगा कि रत्नाकर जी, क्या ये पहले घटनाएं नहीं हुई थी? बस मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को वहां पर क्यों इस तरीके से एक मंत्र जाप और ये तमाम चीजें करनी पड़ी, वहां पर हवन का आयोजन करना पड़ा, यही दिखाने के लिए ना कि बंगाल में वही हो सकता है जो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति बार बार ऐसी क्यों नजर आती है कि वहां पर ना पूजा पाठ करने वालों की इजाजत है और ना ही मंदिर में मूर्तियां सुरक्षित है? उस पश्चिम बंगाल में मूर्तियां सुरक्षित नहीं है जहां की माटी ही इसीलिए बनी हुई है कि वहां पर दुर्गा की मूर्ति बनेगी, दुर्गा का मंदिर बनेगा, माँ काली की पूजा होगी, और माँ काली की पूजा सिर्फ 9 दिन होगी। तब ये याद आता है कि अरे वो मूर्तियां बनाने वाले भी तो मुस्लिम है। ये कैसा भाईचारा चल रहा है? मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले तो मैं शेखर जी को एक इनका कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर करना चाहिए। इनको शायद ये लगता है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो गया तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ही पूरे प्रदेश को चला रहा है। इनके हिसाब से तो यही लग रहा है जी। अरे चुनाव आयोग, अरे कहाँ, कौन सा ज्ञान लेके बैठे हैं प्रभु, कौन सा ज्ञान लेके बैठे हैं? ये राष्ट्रपति शासन थोड़ी है कि केंद्र के द्वारा निर्धारित थोड़ी। अभी भी मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं। आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा चुनाव मैं देख चुका हूँ, करवा चुका हूँ। लेके आते हो आप, कौन सा ज्ञान लेके आते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी भी मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है ममता बनर्जी की है। अब सुन लीजिए, ममता बनर्जी की है। कोई भी राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। चुनाव आयोग क्या करता है बताइए? चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव, अरे सुनिए महाराज, सुनिए, आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी की कमी है, थोड़ी जानकारी की कमी है। आप जानकारी की कमी है, सुन लीजिए थोड़ा। मैं बोलूं मीनाक्षी जी, मैं बोलूं? वाह वाह, बोलिए, हाँ। आप ही बोलिए। हाँ, नहीं, इनको कुछ जानकारी की कमी है। देखिए, मैं अभी ये चीज कहना चाहूंगा आप बहुत बोले। चुनाव आयोग जो है वह निश्चित रूप से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जो भी ट्रांसफर करने हैं वो कर सकता है, उसके ये अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर अधिकारियों को, अगर चुनाव आयोग को लगता है, जैसा कि पहले भी देखा गया है, हिंसा की घटनाएं, अभी धर्मगुरु ही बता रहे थे कि 5 बार के चुनाव में तमाम लोग जो है वहां मारे गए हैं। अगर स्वच्छ और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव अगर कराना है, तो अगर अधिकारियों के तबादले करके वहां पे चुनाव आयोग इंश्योर कर रहा है कि ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, तो इसमें क्या बुराई है? क्या अधिकारियों के सहारे ही आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? मतलब आप चाहते हैं कि अधिकारी जो है वो हमारे रहे और हम चुनाव जीतते रहे और लोगों को वोट डालने से मना करते रहे? दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, अभी हमारे मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं साहब। मौलाना, अरे बंगाल में आप भी तो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? बंगाल में आप भी तो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मौलाना जी जरा सुनिए, अभी सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। ये मौलाना कह रहे थे हम लोगों को फिरका परस्त ताकतें कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और ये कह रहे थे कि तरक्की के रास्ते चुनाव नहीं जीतती है।
शायद ये मौलाना भूल गए हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा जो है और वहाँ की तरफ जो है विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही किए जा रहा है। आप इतिहास उठाकर आजादी से लेकर अब तक के जो है वो आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और यही कारण है कि आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो संभव कदम उठा रही है जिससे कि देश का और जनता का विकास हो। ये भारत ये चाह रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? कितना हो रहा है दरियाए हुर्मुज से हमारे जहाज नहीं आ रहा है, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए हो और बात कर रहे हो इजराइल में जाके इजराइल को अपना बाप बनाया जा रहा है, फादरलैंड बताया जा रहा है। अमेरिका हमारे हिंदुस्तान के मामले में जो है जो दखल दे रहा है, अमेरिका में हाथ दिखा रहा है। जी जरा मुझे ये बताइएगा वो कौन कौन से जहाज है जो हॉर्मुज से निकले हैं और वो कौन कौन से देश हैं जहां से किसी के जहाज नहीं निकल रहे थे और फिर भी भारत का निकल गया? कौन सा, उनके नाम बताइएगा मुझे। चलिए कहीं नहीं हुई, नाम बताइएगा सर, कौन से जहाज निकले हैं हॉर्मुज से, जरा नाम बताइएगा। और ये फादरलैंड किसने कहा है, उस व्यक्ति का नाम भी मुझे बताइएगा। किसने कहा इजराइल को फादरलैंड? बताइए। मैं सवाल पूछूंगी, अगर बीजेपी के किसी प्रवक्ता की तरफ से, बीजेपी के किसी नेता की तरफ से फादरलैंड कहा गया नेतन्याहू को या फिर इजराइल को, तो आप मुझे उनका नाम बताइए। मैं सवाल इसी डिबेट पे पूछूंगी। आप मुझे ये बताइए, देखिए पहले तो मुद्दे से मत भटकाइए। अगर आप देश के तर्क में बात करते हैं कि देश में कितना विकास हुआ है, तो जनता जानती है कि जहां पाकिस्तान में मर्डर हो रहे हैं वहां हिंदुस्तान में कौन कौन से जहाज निकल करके आए। आप मुझे उन जहाजों के नाम बस बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आपको पता है। बताइए नसीम जी, आप ही से मेरा सवाल है, कौन कौन से जहाज हैं जो हॉर्मुज से भारत के निकले हैं? कहा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ईरान निकलने नहीं दे रहा। ईरान से हमारी दोस्ती थी। ईरान से हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रही हूँ आपको, हिंदू मुसलमान करने से बस कुछ नहीं होगा। जरा पढ़ना भी शुरू करिए। हिंदू मुसलमान तो ये लोग कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि वो कौन कौन से जहाज है जो भारत के निकले हैं। आपने कैसे कह दिया कि नहीं निकले हैं? शिवालिक नंदन से लेकर के जगलाड़की तक भारत लेकर के आ गया और आप पूछ रहे हैं कि कौन से जहाज आ रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता? हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान तरक्की कहां कर रहा है? अमेरिका हमें हाथ दिखा रहा है। दरियाए हुर्मुज से हमारे तरक्की की रिपोर्ट, हिंदुस्तान की तरक्की की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक से लेकर के हर जगह से जारी की जा रही है साहब। और देश में भ्रामक खबरें फैलाना जरा बंद करिए। मुद्दे पर मैं आपको वापस लेकर के आऊं कि जो ये शिवालिक आए हैं, जो ये नंदा देवी आए हैं, ये हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर के आए हैं, आपने उसके बारे में तो मुझे नहीं बताया ना। आपने यहाँ पर बैठे हुए मेरे दर्शकों को बताया। जगलाड़की भी हम लेकर के आए हैं। ये कैसे आ गए हैं? ये भारत की कूटनीति इसलिए आ गए हैं कि जिस ईरान ने सबके लिए बंद कर दिया, उस ईरान ने कहा कि भारत के बस जहाज जाएंगे। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा और पिघला। उसके बाद उसकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के नहीं जाएंगे। तो ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। इस तरीके से मत बोला करिए झूठ। अब जरा विश्वजीत जी, क्या ये कोई पहली घटना थी आपके यहाँ पर? विश्वजीत जी नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सरकार का नाम नहीं लेते हैं। मीनाक्षी जी, भैया देखो, क्यों इजराइल को नाम इतना लेते हो? हम तो ले नहीं रहे इजराइल का नाम, क्यों अमेरिका का नाम लेते हो भैया? हमारे लिए हम किसी से पूछ के नहीं काम करते, ना इजराइल से ना अमेरिका से। सरकार को तो अमेरिका जो कह रही है वो कर रही है। अरे भाई, इजराइल का नाम क्यों ले रहे हो? हमने लिया क्या इजराइल का नाम? हमने लिया क्या इजराइल का इतने डरे हुए, जो इजराइल कह रहा है तो अमेरिका कह रहा है, वही हो रहा है। सपने आते हैं। इजराइल में जाके यहूदियों को फादरलैंड बताया जा रहा है, यहूदियों को फादर बताया जा रहा है। हिंदुस्तान का ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है। फेंका हुआ ड्रोन आ रहा है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा मत सोचिए, आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की बाउंड्री सेफ है, हिंदुस्तान के में रहने वाला मुसलमान बिल्कुल सेफ है। इजराइल से कोई भी ड्रोन जो चलेगा वो कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगा। हमारे यहाँ बहुत ही अवैध सुरक्षा, आप निश्चिंत रहिए। बात आई है सिलेंडर पे और गैस पे। यहाँ सिलेंडर और गैस का तो मुद्दा मुझे लगता है आज की डिबेट का नहीं है। आज की डिबेट का ये है कि बाबरी मस्जिद के लिए आप ईंटें जोड़ रहे हो और दुर्गा जी की मूर्ति को मौलाना साहब आप क्यों तोड़वा रहे हो? ये बताओ, आपने माँ दुर्गा की मूर्ति क्यों तोड़वाई? बाबरी मस्जिद की ईंटें भी आप लोग रखवा रहे हैं और जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए तो मंदिर तोड़वाने में किन लोगों का हाथ है वो भी आ जाएगा। आज भी इस मुल्क में सबसे पुरअमन कोई कौम है तो हमारी कौम है। चुनाव में हिंसा करने का कोड वर्ड है कोई आपका? ये चुनाव में हिंसा करने का कोई कोड वर्ड है तो बताओ। और मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो शेखर जी ने कहा। देखो, शेखर जी ने कहा कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जितना रत्नाकर जी का नहीं है। इन्होंने खुद मान लिया
बूथ कैप्चरिंग से लेके वोट लूटने तक का जो एक्सपीरियंस शेखर जी का है ना, वो किसी का नहीं हो सकता, मैं खुद मानता हूं। इसलिए तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। आई रिकॉर्ड माई अप्रिसिएशन फॉर शेखर जी। इनका चुनाव कंटेस्ट करना, नकली वोट डलवाना, बूथ कैप्चरिंग करना, वोट लुटवाना, इनका बड़ा अच्छा अनुभव है। जेएनयू की बैकग्राउंड है, कोई ऐसी आम बात थोड़ी ना है कि इनके लिए। इसलिए ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे बनती है, कैसे कि वहाँ डेमोग्राफियां कैसे चेंज होती है, वहाँ कैसे बहुमत वोट देने नहीं जाता। यूपी के अंदर क्या हो रहा है आप भी तो जान रहे हैं। आसाम में कितना गुंडागर्दी, वहाँ की सरकार कितना जो है वहाँ के आवाम के साथ गुंडागर्दी कर रही है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ शेखर जी को, मैं सम्मान करता हूँ उनका बड़ा। हाँ बोलिए, शेखर जी कुछ कह रहे हैं। शेखर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट करिएगा प्लीज एक बार। शेखर जी का नेटवर्क जरा हैंग हो रहा है। शेखर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आती हूं मैं आपके पास। जरा ये बताइएगा हाजी नाजिम खान जी, ये मूर्तियां जो टूटी हैं, बिल्कुल सही पूछा पंडित अजय गौतम जी ने कि एक तरफ बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें उठाई जा रही हैं, ईंटें इकट्ठी की जा रही है, दूसरी तरफ मंदिरों की ईंटों को ही खिसकाया जा रहा है। क्या चल रहा है? मीनाक्षी जी मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ मीनाक्षी जी, मैं तो खुद ये सवाल करना चाह रहा था, आपने ही मेरे से सवाल कर लिया कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर कर चुके हैं सवाल, आप बताइए आप। हाँ, मैं तो खुद इस सवाल को करना चाह रहा था कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर ये मूर्तियों के साथ जो अप्रिय घटना घटी है, आखिर घटी कैसे? मुझे तो बड़ा दुख हुआ है इस घटना को देखकर। तो फिर मैं जांच की मांग करता हूं कि भी देखिए, जिन्होंने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, मूर्ति हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को तोड़ा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। भाई हम तो बड़े दुखी हैं इस घटना को लेकर। ये नया मजाक है आजिम भाई, ये नया मजाक है भाई। जो अपराधी है वही जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ अजय भाई, तभी तो हम जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई पता तो चला कि आखिर मुसलमानों को बदनाम करने वाले जो ये खुद तो अपराध करते हैं, मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलों की जांच हो, और जब जांच होगी तभी तो पता चलेगा देश के अंदर। भाई तोड़ो आप, उखाड़ो आप, और जांच की मांग भी आप करो। आपकी सरकार कहे कि आप लोग 1 मिनट में कमर बांध लोगे तो पता नहीं बहुसंख्या का क्या हिंद महासागर में चला जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? मत क्या करें अजय जी, फर्जी बातें मत क्या करें। देश को संविधान से चलने दीजिए, मोहब्बत से चलने दीजिए, नफरत का एजेंडा मत फैलाइए। भाई यहाँ पर मूर्तियां खंडित करी गई हैं, हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख है। भाई अगर हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए और जांच की मांग करता तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि सामने वाला एक मुस्लिम समाज प्रश्मनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्याकारम अस्मद्वैरी विनाशनम ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। मैं कह रहा हूँ मूर्तियां भी भाई आप तोड़ो, जांच की मांग भी आप करो, माहौल भी आप खराब करो, बाबरी के लिए ईंटें भी आप इकट्ठी करो, चंदा भी आप इकट्ठा करो, हिंदुओं को पीटो भी आप, वहां पे चुनाव भी आप, नफरत मत कीजिए। हाजी नाजिम खान को भगवान से मोहब्बत है, लेकिन अजय गौतम जी आपको हरे से नफरत है। देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा भाई हरे से ही तो सब कुछ चल रहा है मामला। ये तो आप नया जुमला लाए हो हाजी भाई। फिर मुझे लगता है कि आपको हरी सब्जियों से भी नफरत कर देना चाहिए, जिन सब्जियों को आप लोग खाते हैं। ये तो बता दो ममता दीदी के किसके इशारे पर कर रहे हो, ये तो बता दो। अरे कब तक नफरत करेंगे आप लोग? अजय जी अच्छा नहीं लग रहा, आप जैसे विद्वान व्यक्ति अगर इस तरीके का तर्क देंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर अप्रिय घटना घटी है, मुस्लिम समाज इसके मांग की जांच कर रहा, तो आप लोगों को मुस्लिम समाज का मनोबल बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल सही मांग करिए। लेकिन आप लोग सिर्फ इतनी देर से आपके बगल में बैठे हुए, इतनी देर से मौलाना साहब बगल में बैठे हुए मुस्कुरा रहे, एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने कि गलत बात हुई है, वो तो एक बारी भी नहीं बोले। मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों ने किया ही नहीं है। आप जांच करवा लीजिए, 100% कह सकता हूँ अजय गौतम जी कि मुसलमानों ने नहीं किया होगा। कई ऐसे मामला हुआ है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए टॉयलेट की जगह पर नाम लिखा, धार्मिक जो है धर्म घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मुखालफत करने के लिए टीवी चैनल पर बैठते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरीके की बात कहते हैं कि ये जो काम है ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये फला लोगों ने नहीं किया, ढिमका लोगों ने नहीं किया। ये हमेशा से कट्टर मानसिकता के लोग इस प्रकार के काम करते रहे हैं जिससे कि देश के वातावरण को खराब किया जा सके। और फिर उसके बाद यही लोग, इनमें से ही कुछ लोग निकल कर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बहुत अप्रिय घटना घटित हो गई। ये उस समय कहाँ होते हैं लोग, उस समय क्यों चुप होते हैं जब ये घटनाएं घट रही होती हैं? और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक घटना है, ये निरंतर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। ये लोग
बिल से निकलकर ये घटनाएं घट जाने के बाद आते हैं, जो हमेशा आमतौर पर बाद में आकर बोलते हैं कि नहीं बहुत घटिया ये हरकत रही और हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। असल मायने में जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोग जो आज बैठकर इस बात की मजम्मत कर रहे हैं या इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो लोग उस समय कब और क्यों चुप हो जाते हैं जिस समय इन लोगों की जरूरत पड़ती है। ये दो प्रकार के लोग हम जरूरत हम हर मोड़ पे खड़े हैं साहब। मैं आपको पहली मर्तबा देख रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, बल्कि स्वामी जी को आपको पहली मर्तबा ही देख रहा हूं, मैं भी आपको नहीं जानता हूं श्रीमान। जब भी जरूरत पड़ी है भाईचारे के लिए सबसे ज्यादा हम खड़े रहे हैं। भाईचारे की बात सनातनी को आप समझाएंगे, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे इस भारतवर्ष के अंदर सबको फलने फूलने का अधिकार है। तो रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो। मैं तो चुनाव आयोग से कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना हो, 4-5 बड़े ना चुनाव लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा करते हैं। ये बार बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा करने वाले वो कट्टर मानसिकता के लोग हैं। सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। में एक चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, ना आप जीत पाएंगे, ना आपके प्रधानमंत्री जीत पाएंगे, ना गृह मंत्री जीत पाएंगे, ना आपका कोई नेता। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कुछ लोगों ने भ्रम पाल लिया है और उस भ्रम से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि कुछ लोगों के अंदर भ्रम है। ये देश जो है संविधान से चलता है, यहाँ पर वोटिंग का अधिकार सबको बराबर है। सब जो जिसकी आयु वोट डालने की है वो वोट डालता है, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक ऐसी सरकार जो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, वो देश उसी सरकार ने ऐसा एक प्रधानमंत्री दिया। और अन्य पार्टी की बुनियाद ही नफरत पे हो, वो पार्टी क्या कर सकती है? नफरत असल मायने में आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब आप पर्दा आपके जो चेहरे पर नकाब है वो हटने लगा है, ये पर्दा उठ गया है, अब ये पता लग गया लोगों को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये जो नफरत है वो किसी एक विशेष वर्ग के द्वारा फैलाई जा रही है, तो मुझे जरा एक बात बताइए हाजी नाजिम खान जी, इस पूरे मुद्दे में कौन आया वो सबसे पहले जिसने ये कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, और ये क्या कोई पहली घटना है जो मुर्शिदाबाद के अंदर हुई है? माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाई जा रही थी, उन्हें डिलीवरी के पहले यानी जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था उन्हें सौंपे जाने के पहले 30 मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। उसी मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से वही घटना घटी है। तो मुर्शिदाबाद में तो पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज के बाद जो कुछ होता है, जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं वही हो रहा है। फिर तो बंगाल में न दीदी तब रोक पाई जब 2025 में ये हुआ, 2024 में ये हुआ, और अब तो चलो यही वाली बात हो गई है कि अब उनके हाथ में है ही क्या, है सब कुछ लेकिन करेंगी कुछ नहीं। हाँ मीनाक्षी जी, अगर आपको याद हो कुछ समय पहले की बात है, अलीगढ़ के अंदर आई लव मोहम्मद मंदिर पे लिखा गया था, लेकिन जब जांच पड़ताल करी गई तो वो कौन लोग थे तो बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो वीडियो फुटेज भी है, तो आपने भी उस वीडियो को चलाया था। किन लोगों ने नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी गई थी, हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफरत का माहौल पैदा करने की। मैं वही इसी बात को कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जब मामले की जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो एक समाज के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये जो मूर्तियां हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, और भाई हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करते हैं, और जिन्होंने भी इन मूर्तियों को खंडित किया है, हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से अपील करता है और शासन व प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे विधर्मी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करे। हाजी नाजिम खान मुस्लिम है तब मांग कर रहा है, लेकिन अगर यही बात अगर मैं अपने हिंदू समाज के इन लोगों से भी कह दूं कि भाई आप लोग बगैर देखे बगैर सोचे समझे मुस्लिम कम्युनिटी पर एक इल्जाम लगा रहे, तो भाई आपके पास वो एविडेंस कहाँ है? आपको कहां से वो वीडियो फुटेज मिली कि जिसमें मुस्लिम नाम आया है, जिन्हों मुसलमानों ने इस तरीके के खंडित करिए? अगर आपके पास अगर ऐसी कोई भी बात है, एविडेंस है, तो आप प्रशासन को दीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए कि हाँ जी देखिए ये वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है, इन लोगों ने यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल का प्रशासन तो हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है ना, बताए ना आके आकर के। घटना तो कल हो गई थी, कल से लेकर के आज तक ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना किसी का नाम सामने आया। तो इतने काम करने वाले होते अगर पश्चिम बंगाल में प्रशासन, तो अभी तक तो ये मुद्दा सुलझ गया होता। शेखर कुमार जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मीनाक्षी जी शायद मेरी आवाज उस टाइम म्यूट थी। मैं आज पंडित अजय गौतम जी के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा आ गई, बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर है इस देश के, और आज फेस रीडिंग करके इन्होंने जो मेरी सच्चाई असली बता दी, बूथ कैप्चरिंग, और उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आज आपको अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूं कि आप जेएनयू हर डिबेट में करते हैं। मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और 1995 में एबीवीपी से चुनाव जीता था रेखा गुप्ता के साथ,
उसी साल। उसके बाद युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रहा और रमेश पिदुड़ी मेरे साथ महामंत्री होते थे। लेकिन उस समय के जो 15 साल मैंने भाजपा को जितने चुनाव लड़ाए, इसका आपको विद्या रानी की कसम है, किसी और को मत बताना प्लीज। दूसरी बात, अब आ जाते हैं मूर्ति वाली बात पे। अब बताएंगे तो नहीं ना? धन्यवाद। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि मूर्ति वाली जो बात है, मेरे एक कहना है जो इससे पहले रत्नाकर सिंह जी कह रहे थे। रत्नाकर सिंह जी ने यह कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, चुनाव आयोग ट्रांसफर कर सकता है। क्या सुबह से कोई खबर आई है कि वहां संबंधित पुलिस अधिकारियों में से किसी पर कोई एक्शन हुआ हो? अगर वहां कोई इस तरीके की घटना हुई है तो वहां पर चुनाव आयोग कोई एक्शन ले रहा है? किसी पुलिस अधिकारी पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम चुनाव आयोग के हाथ में है। ममता बनर्जी के किसी भी आदेश को मानने के लिए पुलिस कहीं से कहीं तक बाध्य नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यही मतलब होता है। और इस टाइम अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं तो इस टाइम चुनाव आयोग को संवेदनशीलता रखते हुए, क्योंकि यह समय एक चुनाव का बहुत संवेदनशील है, वहां जो अपनी नाकामी को मानते हुए माफी मांगनी चाहिए और जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यह मुद्दा देश में सांप्रदायिक, और मैं एक चीज और बताता हूं, यह समय वो है जब हमको ध्यान रखना है संगच्छद्दम संबद्धम संभव मनांसि जानदितान देव अभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो हमको साथ चलना है पूरे देश की जनता को इकट्ठे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इस समय हमको बटना नहीं है। तो पंडित जी संगच्छद्दम संबद्धम पर आगे यकीन करेंगे। इसके साथ आगे आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। देखिए, आपने मुझे मौका दिया, आपने बड़ी गुप्त जानकारी टीवी पे साझा करी, मैं दिल से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। रही बात आपकी, जो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, नहीं होता सर। लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है विद लिमिटेड टू जो इलेक्ट्रल प्रोसीजर है उसका पालन कराने के लिए। वहां पर अगर चोरी की घटना हो रही है, डकैती की घटना हो रही है, मंदिर में तोड़ फोड़ रही है, चोरी होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि इलेक्ट्रल प्रोसीजर के अंदर अगर स्टेट मशीनरी कहीं काम नहीं कर रही है तब वो इंटरवीन करता है, ना कि वो को स्टेट को ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो प्लीज थोड़ा सा करेक्ट करिए। आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ऐसे किसी भी चीज को मिस इंटरप्रेट करना कम से कम अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज में आप सर लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात ये है कि एक पहली घटना तो नहीं है। एक तरफ आप देखिए क्या क्रोनोलॉजी चल रही है। एक तरफ आप ईंटें इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरफ आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरफ आप जान के बावरी के नाम पे आपने एक सेंसिटिविटी मचाई हुई है। स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहती तो स्टेट उस लैंड को सीज कर सकती थी, स्टेट चाहती तो उस जगह को सीज करके एक्वायर करके सब कुछ डिमोलिश कर सकती थी। स्टेट ने किया नहीं किया। दूसरा स्टेट ने क्या परमिट किया? गौतम जी वहां कोर्ट में गए थे। अरे सुन लीजिए, कोर्ट में गए थे भाई वहां पे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। कोर्ट ने मना कर दिया था भाई। जब कोर्ट ने मना कर दिया तो भाई और कोई हस्तक्षेप क्यों करेगा? अरे कोर्ट का तो लोकल थाना कैसे ममता बनर्जी के इन्फ्लुएंस में काम करता है हाजी नाजिम खान अच्छे से जानते हैं। अरे आप कोर्ट का ये अच्छे से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो कुछ भी करना हिंदुओं के साथ में तो कोई बोलेगा नहीं। जहाँ राम नाम बोलने पे स्टेट की मशीनरी चिढ़ जाती हो, जहाँ राम का नाम बोलने से इस तरीके का बर्ताव किया जाता हो बच्चों के साथ में, जहाँ राम का नाम एक तरीके से कहते हैं कि ये क्राइम है, ये वॉर क्राइम है। यही बोला था ना, राम जय श्री राम बोलना है तो वॉर क्राइम है। इस तरीके से जहाँ अपमान किया जाता हो हमारे देवी देवताओं का, और मुख्यमंत्री वहाँ कहती रही बोलो 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 ऐसे करके मजाक उड़ाती हो, वहाँ क्या उम्मीद कर सकते हैं आप हाजी भाई? रमजान का दिन है, कम से कम अब तो सच बोल लो भाई। तो दिल्ली में वादा किया था 2,500 रुपए देंगे, नहीं दे पाए। अब तो आपने खजूर भी खा लिया, अब तो सच बोल लो, मीठा बोल लो। अब तो के लिए हमने आप लोगों को छोड़ रखा है। हम लोग सच वाले हैं, सच बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए आप लोग काफी है, और इसी में हम खुश हो जाते हैं कि आप लोग कम से कम झूठ बोल के देश को गुमराह कर लेते हैं।
और रही बात ये यहाँ पर 4-5 लोग आपके झूठ को सच समझने लगते हैं, मगर ये सच्चाई है कि आपके झूठ को अब लोग समझने लगे हैं कि आप कितनी खूबसूरती के साथ झूठ बोलते हो। आपके झूठ को सच साबित नहीं किया जा सकता। आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि देश का युवा वर्ग, जो विद्यार्थी हैं, वो पढ़े लिखे, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोलना भी जानते हैं और समझते भी हैं। तो जिस तरीके से अभी वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, एक बहुत बढ़िया से उन्होंने अपनी बात कही, मैं भी अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो संघ के स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के नाम ले दिए। नाम लेने से वो क्या जताना चाहते थे? वो नाम लेने से केवल इतना बताना चाहते थे कि वो इन नेताओं को जानते हैं। उनका वास्तविक स्तर जो है वो मानसिक रूप से शायद उतना दुरुस्त नहीं है कि वो कह पाए और जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत कर पाए। मैं समझ पा रहा हूं आपकी मजबूरी थी कि आपने दिल्ली के बड़े 2-3 नेताओं का नाम लिया। आपने कहा आप संघ के स्कूल से पढ़े, मगर संघ की विचारधारा हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की है। इस प्रकार की विचारधारा नहीं। और सबसे अच्छी बात आपकी ये रही, संघ की ही विचारधारा थी कि आपने सच में कहा कि हाँ, मुझे आता है किस तरीके से वोट को पोलराइज किया जाता है, किस तरीके से देश के और प्रदेश के वोटों को चेंज किया जाता है। ये आपने स्वयं कहा। ये संघ ने आपको सच बोलना तो कम से कम सिखाया था। शेखर जी अनम्यूट करिएगा एक बार। शेखर जी अनम्यूट करिएगा। जी, मैं ये कह रहा था, आपने सही कहा कि मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और देश के बारे में जानने की जितनी मेरी चाहत थी, जब आगे पढ़ना शुरू कर देश का इतिहास और देश की सच्चाई, उतना मैं संघ से दूर हो गया, उतना मैं भारत माता के साथ हो गया। तो ये सच्चाई, क्योंकि संघ की देश की आजादी में कोई हिस्सेदारी नहीं रही। मुझे आज बहुत गर्व है, मैं पढ़ा लिखा भारतीय हूं और संघ से बहुत दूर हूं। मैं सिर्फ जो मेरे बारे में हर बार चैनल पर पहली बार ये सामने आए, पंडित जी हर बार आते पहली हैं, बार देख रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कि आप कौन सी संघ की शाखा में थे या कौन से विभाग में रहे, मुझे भी नहीं पता। मैं भी नहीं जानता हूं आपको। असल मायने में क्या हुआ कि आपको संघ से, आपने संघ को नहीं छोड़ा, क्योंकि संघ में प्रवेश है, संघ से निकाला नहीं जाता है। संघ की विचारधाराएं आपको पसंद नहीं थी, क्योंकि संघ हमेशा सच की बात करता है, संघ हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति थे, आपका उद्देश्य राजनीति करना था, और जिस समय आप राजनीति करना चाहते थे उस समय आपको राजनीति करने का मौका नहीं मिला। आपने बहुत बड़ी सी बात कही कि मैंने बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ाया। जिस समय आप चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत थी, आप जैसे लोगों की वजह से थी। जब आपने संघ जैसी एक बड़ी संस्था को छोड़ा, तब जाके दिल्ली और प्रदेश के और देश के अंदर भाजपा ने ग्रोथ की है। जब आप जैसे लोग निकलेंगे ना, जो डबल मीनिंग वाले लोग और डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, बारे में मत बताइए, मुझे हमको बताइए इनके बारे में। घर वापसी कर लो बैठेंगे आपको शेखर जी, घर वापसी कर लो अपनी, समय है अभी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, समय रहते घर वापसी कर लो शेखर जी। नमस्ते सदा मैं अपने घर में बहुत खुश हूं, भूमे दया हिंद भूमे सुखम वर्धतो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे तदद्वेशिकायो। नमस्ते नमस्ते। तो महाराज आ जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? गलत ट्रैक पकड़ लिया, बिना बाद में जौनपुर की ट्रेन में चढ़ रहे हो। अरे अपनी जमीन से जुड़े रहो भाई, अपनी जमीन से जुड़े रहो, अपनी जमीन से जुड़े रहो, अपनी भारत माता की आप बात कर रहे हो, राष्ट्र माता की बात कर रहे हो, गौ गंगा। मुझे नहीं पता आप आरएसएस की किस ब्रांच में थे, किस शाखा में थे, किस विद्यालय में थे। आरएसएस का प्रोडक्ट मैं भी हूँ, मैं भी यहीं पर खड़ी हुई हूँ। आरएसएस ने कभी किसी को किसी के धर्म के बारे में मतभेद करना नहीं सिखाया। आरएसएस ने 1947 में जिस तरीके से, सुनिए सर, आरएसएस ने 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान से लोग आए थे, उनके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर में 400 कैंप लगाए थे। आरएसएस उस वक्त पर सक्रिय था जब दिल्ली में बैठकर के कुछ नेता ये तय कर रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। आरएसएस तब जाकर के पाकिस्तान के कई हिस्सों में अपनी महिला कैंडिडेट्स को भेज रहा था और वहां पर महिलाओं की बातों को सुन रहा था। बहुत किताबें तो मैंने भी पढ़ी हैं इतनी। अब आरएसएस को आप सरदार पटेल ने क्या कहा था आरएसएस के बारे में? सुनिए सर, सुनिए, सरदार मैं बता रही हूँ मैं आपको। आरएसएस पर आप बिल्कुल प्लीज ऑफिस आइएगा, हम बैठ करके एक उस पर एक पॉडकास्ट कर लेंगे, हम एक डिबेट कर लेंगे। ये डिबेट इस बारे में है कि पश्चिम बंगाल में अगर ये मंदिर टूटे गए हैं तो आगे आने वाले वक्त में क्या ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा? मेरा सवाल ये है आपसे। चुनाव आयोग
जो है अगर ऐसा निष्क्रिय रहा तो चुनाव के दौरान तो बांग्लादेश बना देगा। हम्म। ममता बनर्जी अगर वापस चोरी आती की है, घटना है, चोरी की घटना है, तोड़फोड़ की घटना है, किसी के साथ छीना झपटी की घटना है, ये सब केसेस में भी क्या चुनाव आयोग का दखल होगा? ममता दीदी का नहीं। ममता दीदी कल मंच पर खड़े होकर के मुसलमानों से ये कहती है कि हम यहाँ पर है इसलिए तुम सुरक्षित हो, हम नहीं होंगे तो तुम असुरक्षित हो जाओगे। डर और धमकी की वो एंट्री करवा रही है। तो ये जो बड़े बड़े भाषण दे रही है, थोड़ा बड़ा बड़ा एक्शन भी लेना चाहिए ना सर उनको। जी, अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी का बयान गलत था और कल दिया गया तो चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों डर रहा चुनाव आयोग? या तो ममता बनर्जी का बयान सही है या चुनाव आयोग को अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। मैं यही बात कह रहा हूँ कि देश में एक नाकाम चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग तो हर बार गलत है। ममता दीदी गलत कब होंगी जो अपने यहाँ पर अपने राज्य में कुछ वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही हैं? उसी मुर्शिदाबाद से 400 लोगों को नसीम उल हक जी घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ा था? क्यों ममता दीदी वहां पर लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही, हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही, ना उनके मंदिरों को और ना ही हिंदू परिवारों को? क्यों आखिरकार वो फेल रही? मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई थी क्या तब ममता दीदी नहीं थी? मुर्शिदाबाद में जब 30 मूर्तियां तोड़ी गई थी मां सरस्वती की, क्या तब वहां पर वो नहीं थी? मुर्शिदाबाद में जब मंदिरों के सामने पेशाब किया गया था, वहां पर टुकड़े फेंके गए थे मांस के, क्या तब वहां पर ममता दीदी नहीं थी? तब से वहां पर चुनाव आयोग सक्रिय है। क्यों नहीं लिया गया उनकी तरफ से एक्शन? ममता बनर्जी नहीं, नसीम उल हक जी, नसीम उल हक जी जवाब देंगे। मैं कह तो रहा हूं कि बांग्लादेश सिर्फ टीवी पर दिखेगा और जो फिरका परस्त ताकतों के बयानों में दिखेगा, मगर बंगाल के अंदर अभी भाईचारा है, हिंदू मुसलमान एक तरह के हैं। किस तरह के वाकयात हो गए होंगे वे होंगे। और अभी जो ममता बनर्जी बंगाल में बोली है कि मुसलमान जब तक मैं हूं तुम सेव हो, वो इसलिए कह रही हैं कि गृह मंत्री जी जो गए थे जो है और बहुत सारे बयान दिए हैं, उनके सामने आसाम है और आसाम में जिस तरीके से बीजेपी का सीएम मुसलमानों को परेशान कर रहा है, टारगेट कर रहा है और मुसलसल उस पर कायम है और जो है वहां हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस पर कार्रवाई तक नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या करें? ममता बनर्जी बता रही है वहां के हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी कि भैया देखो यूपी के वातावरण को खराब करने का काम कर रही है। वो जिस तरीके से बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं बंगाल प्रदेश के माहौल को खराब बंगाल का बन जाएगा। इसलिए हिंदू मुसलमान इस प्रकार के काम के साथ ममता बनर्जी को उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और हर बात ये कह देना कि चुनाव आयोग देखेगा, चुनाव आयोग देखेगा, तो सारी चीजें चुनाव आयोग नहीं देखेगा। वो नेताओं को भी देखना पड़ेगा कि वो अपने मंच से किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किनके अंदर भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बात बताइएगा, असम में अगर हिंदुओं के लिए काम होता है तो वो मुसलमानों के विरोध में है, और अगर वही काम पश्चिम बंगाल में किया जाता है हिंदुओं के विरोध में तो वो मुसलमानों के संग में है। ये किस तरीके का तर्क है? अगर पश्चिम बंगाल में कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में बोलना चाहिए, अगर असम में कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में बोलना चाहिए, अगर किसी और प्रदेश में कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में बोलना चाहिए। हर बात पर कुतर्क करके किसी एक सरकार के साथ खड़ा हो जाना ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।